अब बारी आती है हिंदी वर्णमाला की और 12 कड़ी की। देखिए 12 कड़ी को रटना, याद करना ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है आपके लिए सीखना। अभी हम इंग्लिश रीडिंग की स्टेज पे हैं और इस स्टेज पे हम अपने आप की कमांड को मजबूत नहीं करेंगे तो हम पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। ए से लेके जेड तक लेटर्स के पूरे फोनिक साउंड हमें याद हैं। यस आर नो? पांचों वावेल के फोनिक साउंड याद हैं। जो फर्स्ट स्टेज या प्राथमिक फोनिक साउंड होते हैं वो हमें याद है। डिफरेंट साउंड हम वो भी सीखेंगे, मगर डिफरेंट साउंड वावेल के सीखने से पहले हिंदी की वर्णमाला अंग्रेजी में आना चाहिए। हिंदी की 12 कड़ी अंग्रेजी में आना चाहिए। क्यों? उसका अंतर समझिए। अब दिमाग लगाइए आप कि हम लगभग हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं और सीख गए हैं, तो वहां पे 13 स्वर हैं हिंदी में और व्यंजन है 39, मतलब 39। तो बिना 13 स्वर के हम कोई भी चीज को नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ रही है? अब वहां पे 39 व्यंजन वर्ण है और 13 स्वर हैं और 13 स्वर की मात्राएं हैं, है या नहीं? मगर अंग्रेजी में आप समझिए, अंग्रेजी में मात्र 26 लेटर्स हैं, उसमें से आपके 5 वावेल्स हो गए, अब बच गए 21 आपके कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ रही है? तो निश्चित रूप से 26 यदि लेटर्स हैं उसमें से मात्र 5 वावेल हैं और हिंदी पढ़ने के लिए कम से कम 13 वावेल चाहिए। 13 मात्राओं के लिए 13 वावेल चाहिए और 39 आपके व्यंजन चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? किसी भी चीज को पढ़ने के लिए भाई हमारी एक हैबिट है कि जो हमने पहले सीखा उसी से हम लिंक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी 13 स्वर सीख लिया, 13 स्वर की मात्रा सीख लिया और 39 व्यंजन वर्ण सीख लिया, जिसके माध्यम से हम हिंदी पढ़ना लगभग सीख रहे हैं। कठिन स्टेज तो नहीं, कठिन शब्द तो नहीं, मगर सरल शब्दों को पढ़ना मोस्टली हम सीख गए। अब बात आती है हमको, हमारा जो अगला जो टास्क है वो है अंग्रेजी की बुक को पढ़ना। तो अंग्रेजी की बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी के लेटर्स स्मॉल और कैपिटल लिखते बनना चाहिए, पढ़ते बनना चाहिए, पहचानते बनना चाहिए। दूसरी चीज फोनिक साउंड बनना चाहिए सभी के। जब उनके फोनिक साउंड याद हो जाए तो फिर हम चलते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हमको मालूम है सबसे पहले हम स्वर से सीखा है, अ से लेके ये आ तक यहाँ लिखा हुआ है। आप यहां से देखेंगे मैंने जो हिंदी के जो स्वर लिखा है वो यहां से लेके यहां तक लिखे हुए हैं। यस आर नो? क्यों कि हिंदी में जो स्वर हैं 13 स्वर की मात्राएं भी हैं। वहां स्वर भी सीखना है, मात्रा भी सीखना है, पहचानना है। मगर अंग्रेजी में एक चीज नहीं है। अंग्रेजी में क्या है, अलग से इनकी मात्राओं के लिए प्रतीक चिन्ह नहीं है। आप डायरेक्ट वावेल लगाएंगे और डायरेक्ट मात्रा के जैसे उच्चारण होने लगता है। यह अंतर आपको अंग्रेजी में मिलेगा। तो मैं जब भी यही पूछ रहा था कि इंग्लिश वर्ड में ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें वावेल ना आए। वावेल अंग्रेजी में मात्राओं का रोल अदा करते हैं। क्या करते हैं? मात्राओं का रोल अदा करते हैं। अब 5 वावेल है और मात्रा चाहिए 13, कितनी चाहिए? 13। तो आप समझ जाइए 5 मात्रा से काम तो बनेगा नहीं, 5 फोनिक साउंड से तो काम बनेगा नहीं, 5 फोनिक साउंड से इंग्लिश तो पढ़ी नहीं जा सकती। तो अंग्रेजी में क्या होता है कि 5 वावेल का डिफरेंट उच्चारण होता है, अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण होता है।
वो चीज हम सीखेंगे। अभी हमने प्राथमिक उनके फोनेटिक साउंड सीख लिया है। अब बारी आती है, अब वहां पे 21 ओनली कॉन्सोनेंट है और हमको जबकि 39 कॉन्सोनेंट याद होने चाहिए। उनके लिए कौन से लेटर यूज होंगे, हिंदी वाले जो हमारे 39 जो व्यंजन है उनके लिए अंग्रेजी के कौन कौन से कॉन्सोनेंट लेटर यूज होंगे, वो हमने यहां पर लिखा है और कैसे लिखा है। 12 कड़ी की फर्स्ट स्टेज है, तो हम ध्यान देते हैं। अभी तो सिर्फ यहां पर हमने वर्णमाला लिखी हुई है, व्यंजन लिखे हुए हैं, व्यंजन वर्ण, और यहां पर स्वर, बस यही चीज लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है और हम प्रूफ भी करेंगे। यदि हम क की बात करते हैं, क के लिए के, अपने के फॉर काइट सीखा, के फॉर काइट सीखा, तो के का फोनिक साउंड क तो पता हो गया आपको, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, क के लिए के भी यूज होगा और के ए भी यूज होगा। ये दोनों चीज याद करिए। बात समझ में आ रही है? 12 कड़ी में क्या लिखा है उसको छोड़िए, हमें जो काम में आने वाला उसको याद करिए। मगर आपने के फॉर काइट तो सीखा, मगर ख फॉर कुछ नहीं सीखा। तो मात्र के में एच जोड़ देने से ख की स्पेलिंग बन जाती है। बात समझ में आई? तो ख के लिए के एच भी होगा और के एच ए होगा। यदि आप के की स्पेलिंग याद कर लेते हैं और ख में मात्र एच लगा देते हैं तो ये दोनों की स्पेलिंग याद हो जाती है। यस और नो? तो ख के लिए के एच भी यूज हुआ। कौन कौन से कॉन्सोनेंट लेटर यूज होंगे? के एच भी और के एच ए भी। देखिए आप ध्यान नहीं देंगे, मेरी फिंगर जहां जा रही है आपकी नजरें वहां नहीं जाएंगी तो आप नहीं समझ पाओगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। लिखना मत कर दीजिए, लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप समझिए, जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, तो ये आप समझ जाओगे या सीख जाओगे। तो अभी एक पेज लिख रहे हो आप, ऐसे 20 पेज लिख दोगे। तो बात समझिए मैं क्या सिखाना क्या चाह रहा हूं। मैं सिखाना ये चाह रहा हूं कि के फॉर काइट के लिए के का फोनिक साउंड क सीख लिया, मतलब क के लिए के लेटर यूज होगा तो सिंगल के भी होगा और के ए भी होगा। जैसे जैसे कंडीशन शब्दों में आएगी वैसे वैसे इनका यूज होता है। तो क के लिए के और के ए भी। बात समझ में आ गई? ख के लिए मैंने बोला है कि ख के लिए आप कुछ मत करिए, बात एच याद रखिए। जब हम ख बोलते हैं तो हल्का सा भारीपन लगता है, गर्म हवा आती है, ख ह मिला हुआ। तो ख, तो के एच और के एच ए ये दोनों यूज होगा। मैं डबल बार रिपीट कर दिया, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपकी नजरें यहां ध्यान रहेंगी तो आपका ध्यान यहां है। आप शांत इसलिए हो, जब तक आप शांत रहेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे। अब देखिएगा, आपने जी फॉर गर्ल सीखा और गर्ल का पहला अक्षर ग सिखाया था, मतलब ग के लिए आपको पता है कि जी आता है, तो ग के लिए जी भी आएगा और जी ए भी आएगा, दोनों याद है कंडीशन के हिसाब से। तो शब्द में कौन सा यूज होना है वो कंडीशन के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से देखेंगे हम। और अब घर की बात आती है, यदि आपको ग याद है, ग के लिए स्पेलिंग याद है, तो आपको घर की याद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मात्र यहां देखिए जी ए और जी ए, और घर में जी एच और जी एच ए लग गया, मात्र एच लग रहा है। इसका मतलब ग की याद है तो घ की बन जाएगी, क की याद है तो ख की बन जाएगी। जैसा आप लोग, मात्र एच लग रहा है। ठीक, अब आते हैं अंग। अंग के लिए एनजी और एनजीए दोनों यूज होता है। अंग, बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, च के लिए सी एच और सी एच ए, ये हमने अंग्रेजी के ए से लेके जेड तक लेटर में हमने कहीं च के लिए सी एच कहीं नहीं सीखा। सीखा क्या? नहीं सीखा। तो सी च के लिए सी एच आएगा और सी एच ए भी आता है। अब च की याद हो गई तो छ की याद हो जाएगी। जब छ के लिए सी एच आ रहा है तो यहां पे छ के लिए सी डबल एच आएगा और सी डबल एच ए आएगा, दोनों याद करना पड़ेगा।
अच्छे से देख लेंगे आप यहां तक तो पूरा सीख जाएंगे, इसलिए आप देख लो कहता हूं। तो च की याद तो छ की याद, बात समझ में आ गई। अब ज के लिए जे और जे ए दोनों, अब ज याद तो झ याद भी करना पड़ेगा। जे एच और जे एच ए, एच ही लग रहा है ना, बहुत सरल है। आपको बड़ा कठिन लगता है, अरे यार मैं इतनी स्पेलिंग कैसे याद करूंगा, अरे वहां ट्रिक है भाई, देखो तो सही, कॉमन लेटर है वहां, जरा ध्यान दीजिए आप। तो झ के लिए जे एच और जे एच ए। अब आगे चलते हैं हम, वाई ए एल, इसके लिए यही याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब देखिएगा ट के लिए, टी फॉर टाइगर से ट सीख गए हैं, तो ट के लिए टी और टी ए, और टी की याद तो ठ की याद, देखो टी एच और टी एच ए, ऐसा लो, मतलब ट की याद करिए, ठ की अपने आप याद हो जाएगी, बस इतना बात ध्यान रखिए। ट के बाद ठ, तो ठ के लिए एच आएगा, ध्यान रखिएगा। टी ए सॉरी टी और टी ए, ठ के लिए टी एच और टी एच ए। ड देखिएगा, ड याद तो ढ याद, ड के लिए डी ए सॉरी डी और डी ए दोनों यूज होंगे। अब ड की याद तो ढ की याद, डी एच और डी एच ए, सही है गलत है? एक याद करना है, मान एक को ध्यान से देखना है, दूसरा याद हो जाएगा। अना के लिए ए एन या ए एन ए दोनों यूज होंगे। आगे चलते हैं, ट की याद कर लीजिए, ठ की याद हो जाएगी। ट के लिए टी और टी ए, और थ के लिए टी एच और टी एच ए। यहां पे क्या लगा, वहां पे एच लगा ना, क्या इसके अलावा कुछ लगा? बस कहां क्या जोड़ रहा है इसको ध्यान दीजिए। तो त की याद तो थ की याद, टी टी ए टी एच टी एच ए। ध की याद कर लीजिए, ध की याद हो जाएगी। ध के लिए डी और डी ए। अब ध के लिए देखिएगा, डी एच और डी एच ए, सही बोल रहा हूं। न के लिए एन और एन ए, फ के लिए पी और पी ए, फ के लिए एफ और एफ ए। ब याद कर लीजिए, भ याद हो जाएगा। बी के लिए ब और बी ए, भ के लिए बी एच और बी एच ए। म के लिए एम और एम ए दोनों यूज होंगे। य के लिए वाई और वाई ए, र के लिए आर और आर ए, ल के लिए एल और एल ए दोनों यूज होंगे। अभी मैं यहां बताऊंगा शब्द लिख के। व के लिए वी ए या वी ए, यहां पे डब्ल्यू भी आता है, क्या आता है? डब्ल्यू भी आता है यहां पे, या डब्ल्यू ए। व के लिए दोनों चीज यूज होती है। श के लिए एस एच या एस एच ए, शक्कर वाले के लिए एस एच आ रहा है, ध्यान रखिएगा। षटकोण वाले के लिए भी एस एच और एस एच ए आ रहा है, देखिए ये दोनों सेम है, ये अलग है। सरोते वाले के लिए एस और एस ए, ह के लिए एच और एच ए। अब देखिएगा छतरी वाला के एस एच और के एस एच ए दोनों यूज हो सकते हैं। त्र के लिए टी आर या टी आर ए, बात समझ में आ गई। और ज्ञ के लिए जी वाई या फिर जी वाई ए, ज्ञ। और फिर हमने लास्ट में इधर लिखा है स्र के लिए एस एच आर या फिर एस एच आर ए, स्र। ल के लिए डी या डी ए, और ह के लिए डी एच और डी एच ए। इतना यदि आप कर लेते हैं यार, तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा सब कुछ। बस इतना याद कर लीजिए, इतना याद करने के बाद में आप इतना याद कर लीजिए। फिर अ के लिए ए आता है, आपने यहां देखा। आ के लिए ए भी आता है और डबल ए भी आता है। ई के लिए, ई की मात्रा के लिए ई और आई भी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी आता है और डबल ई भी आता है। ऊ के लिए ओ और यू, और बड़ा ऊ के लिए यू भी और डबल ओ। री के लिए आर आई, ए के लिए मात्र ई और आई के लिए ए आई। ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ओ यू या ए यू, अंग की मात्रा के लिए ए एन या ए एन जी अंग, और अह के लिए ए एच। अब क्या बचा ये बताइए। मैंने कल ही हिंदी सिखाया था। हिंदी में क्या सिखाया था कि आप स्वर सीख जाइए, स्वर की मात्रा सीख जाइए और व्यंजन वर्ण सीख जाइए। इतने में आप हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे, मत रटिए 12 कड़ी।
वैसे कह रहा हूं कि आप इतना सीख जाओ, मत करो 12 कड़ी आप। अब देखिएगा वो कैसे। अब हमको लिखना है, यहां पे मान लीजिए कमल लिखा हमने, क्या लिखा, क म ल। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सीखे कमल के लिए क्या आएगा, के ए। क्या आएगा क के लिए, के ए। म के लिए क्या आएगा, एम ए आएगा। ठीक, ये लीजिए। और एल के लिए क्या आएगा, ल आएगा। क्यों एल ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम व्यंजन वर्ण है, इसके बाद यदि कोई जुड़ा होता तो वावेल उसको जोड़ता। यहां पर अ साउंड निकल रहा है, क म, तो अ साउंड के लिए ए आ रहा है, आ रही बात समझ में। और एल के लिए कमल। नींद आने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है ध्यान से। नींद किसको आएगी, जिसका मन नहीं लग रहा है, नींद उसको आती है, हमें क्यों नहीं नींद आती। यदि हमें नींद आती तो हम यहाँ पढ़ाते पढ़ाते सो जाते। हम तो इस उद्देश्य से यहाँ पे खड़े होते हैं कि भाई आपको जितना ज्यादा हम बच्चों को सिखा सकते, और आप बैठे बैठे आराम फरमाते हैं। तो इससे हम किसी का नाम, किसी स्थान का नाम लिखना पढ़ना, 2 चीज तो बिल्कुल कंठस्थ सीख जाते हैं। तीसरी चीज, जब हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश के वर्ड में हम उन लेटरों से हिंदी के फोनिक साउंड बनाकर पढ़ना सीखते हैं। यदि बात ये इंग्लिश में ऐसा लिखा है तो हम यहां दिमाग लगा लेंगे, कमल ऐसे लगा लेंगे। दोनों उल्टा भी समझिए, सीधा भी समझिए। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, मेला। क्या लिखता हूं, मेला। ध्यान दीजिएगा, अब पता है आपको। देखिए मैंने यहाँ पे म में कोई मात्रा नहीं लगी थी तो एम ए आया था। एक विशेष नॉलेज वाली बात है, यदि किसी भी व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी है तो समझ जाइए व्यंजन वर्ण में बी ए एम ए वाई ए यूज होगा जाता था। मगर जिस व्यंजन वर्ण में मात्रा लगी है तो एम का म ही यूज होगा। क्या होगा, म। एम से म, और ए की मात्रा से क्या होगा भैया, ई। देखो कहां है, ये हो गया में। और ला, तो एल के लिए, ल के लिए एल, और आ की मात्रा के लिए क्या होगा भैया, आ की मात्रा के लिए ए होता है, डबल ए होता है। मगर 95% कौन सा यूज होगा आ की मात्रा के लिए, ए होगा। तो क्या होगा, मेला। मेरी एक बात आपने फिर ध्यान नहीं दिए, मैंने ये कहा यदि शब्द में बिना मात्रा वाले शब्द हैं तो क और म के लिए और ल के लिए कौन सा वाला यूज होगा, के ए होगा। अमात्रिक वाले यदि शब्द हैं या अमात्रिक वाला जो व्यंजन वर्ण आया है शब्द में, उसके लिए के एच ए जी ए ऐसे वाले यूज होंगे। वो कैसे, अब देखिए मैंने लिखा यहां पे रजक। क्या लिखा, रजक। अब मेरी बात को याद करिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अमात्रिक वाले शब्दों में यहां 2 प्रकार के आपको बताए गए हैं। तो अमात्रिक शब्दों में पीए, एफ ए, बी ए वाले ज्यादा यूज होंगे। बात समझ में आई कैसे। और आर के लिए आर ए, देखो मैंने बोला ना, र, जे ए और के। अंतिम में वावेल नहीं आता, अंतिम में वावेल तो रजक। अब देखिएगा मैं लिखता हूं राजू, यही देखिएगा, रा और जू लिखा। अब र में आ की मात्रा लग गई, तो आ की मात्रा लग गई रा में, तो देखिएगा अभी मैंने यहां पर बोला था कि र में यदि कोई मात्रा नहीं है तो आर ए यूज होगा। जैसा लो, अब मैं ये कह रहा हूं कि र में यदि मात्रा लग गई तो अब र यूज होगा, आर यूज होगा बस। क्यों, क्योंकि मात्रा में आ की मात्रा है तो यहां पर ए है, डबल ए आएगा, इसलिए अब ये आर ए नहीं आएगा।
तो देखिएगा, तो आर के लिए, र के लिए आर और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया रा, और ज के लिए जे, और ऊ की मात्रा के लिए, अब कहां गई ऊ की मात्रा, यू भी और डबल ओ भी, तो यहां पर ये यू आएगा। अब क्लियर हुआ आपको, राजू।